डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 को डिस्कस करेंगे। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का ब्रीफली इंट्रोडक्शन और उसके बाद बैकग्राउंड सर्कमस्टेंसेस डिस्कस करेंगे कि किस तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन और कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये पीस ट्रीटी साइन हुई, और क्या ये एक सिंगल ट्रीटी है या फिर ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रीटीज़ है, और इसका इम्पैक्ट क्या आया, कौन सी जो जंगो जदल की, पॉलिटिकल क्राइसिस की, राइट्स की और वायलेंस की सिचुएशन थी जिसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने ख़त्म किया। एंड देन इस पीस ट्रीटी की जो लेगेसी है उसको डिस्कस किया जाएगा। पीस ऑफ वेस्टफेलिया या फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, इट वाज नॉट अ सिंगल ट्रीटी, rather it was a series of peace treaties which were signed between May and October 1648 in the Westphalian cities of Osnabrück and Mostar, जो कि आजकल जर्मनी के शहर हैं। इन दोनों शहरों में ये ट्रीटीज़, मल्टीपल ट्रीटीज़, सीरीज़ ऑफ पीस ट्रीटीज़ साइन हुई 1648 में। इन ट्रीटीज़ ने जो 30 साला जंग थी, जो 30 इयर्स वार थी रोमन एम्पायर में, उसको ख़त्म किया। स्पेन और डच रिपब्लिक के दरमियान जो 80 साला जंग थी, 80 इयर्स वार थी, 1568 से लेके 1648 तक उसे ख़त्म किया, और स्पेन ने डच को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पे रिकॉग्नाइज़ कर लिया, पहचान लिया। इस पीस नेगोशिएशन प्रोसेस में 109 डेलीगेशंस ने शमूलियत इख्तियार की, 109 डेलीगेशंस इसमें शामिल हुए, और ये जो 109 डेलीगेशंस थे ये यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। एक चीज़ याद रखिए कि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इन ट्रीटीज़ ने पूरे यूरोप के अंदर पीस को रिस्टोर कर दिया, लेकिन ये क्रेडिट ज़रूर मिलता है इन ट्रीटीज़ को कि इन्होंने नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए बेसिस एस्टेब्लिश की। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो जस्टिफिकेशन है, जो उसका ग्राउंड है, वो सेट किया वेस्टफेलियन ट्रीटी ने। दो जो डिस्ट्रक्टिव वार्स हैं यूरोप के अंदर, वो बेसिक मोटिव्स थी, वो मेजर ट्रिगर्स थी इस पीस ट्रीटी की तरफ ले जाने वाला डिफरेंट यूरोपियन पावर्स को। एक उसमें से थी 30 इयर्स वार, जो कि होली रोमन एम्पायर के अंदर लड़ी जा रही थी, दो रिलीजियस ग्रुप्स के दरमियान, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान, और दूसरी थी 80 इयर्स वार जो कि स्पेन और डच रिपब्लिक्स के दरमियान चल रही थी। अगर 30 इयर्स वार को देखा जाए तो इट वाज अ सीरीज़ ऑफ वार्स इन सेंट्रल यूरोप बिटवीन 1618 टू 1648। शुरू में तो ये जो वार थी ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक स्टेट्स के दरमियान थी, लेकिन बाद में ये एक जनरल कॉन्फ्लिक्ट बन गई और तकरीबन जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गई। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ, 30 इयर्स वार की इब्तदा कैसे हुई? जब होली रोमन एम्परर का नया एम्परर इलेक्ट हुआ फेर्डाइंड II, तो उसने रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी इम्पोज करने की कोशिश की अपनी डोमेन्स के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर, और फोर्स किया कि जो रोमन कैथोलिकिज़म है उसको अडॉप्ट किया जाए। अब चूँकि जो अपोनेंट ग्रुप था, जो अपोनेंट स्टेट्स थी, वो प्रोटेस्टेंट्स थी, वो प्रोटेस्टेंटिज़म को एज अ लेजिटिमेट ब्रांड ऑफ क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए जो नॉर्दर्न प्रोटेस्टेंट स्टेट्स थी वो इस एक्ट से, फर्डाइंड II के इस एक्ट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, और उन्होंने कहा कि ये तो उनके जो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का राइट है, और जो कि उन्हें पीस ऑफ ऑक्सबर्ग में ये राइट ग्रांट किया गया था, उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, उसकी वायलेशन है। जो प्रोटेस्टेंट स्टेट्स थी दे कम टुगेदर, वो इकट्ठी हुई और उन्होंने प्रोटेस्टेंट यूनियन एस्टेब्लिश किया। इन इवेंट्स ने पूरे नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर एक फियर
पैदा कर दिया और एंड ट्रिगर्ड द प्रोटेस्टेंट बोहेमियंस लिविंग इन द डोमिनियन ऑफ हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर नॉमिनल रूलर फर्डिनांड टू। और जो प्रोटेस्टेंट बोहेमियंस थे उन्होंने फर्डिनांड टू के ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर दिया, उसके ख़िलाफ़ यानी वो उठ खड़े हुए। फर्डिनांड टुक द ऑफर and they ousted the Habsburg and instead elected फ्रेडरिक V, और फ्रेडरिक V को उन्होंने अपने मोनार्क के तौर पे इलेक्ट कर लिया और फर्डिनांड II को उन्होंने अपना नॉमिनल रूलर मानने से इनकार कर दिया। Frederick took the offer without the support of the Union. The southern states मेनली रोमन कैथोलिक वर एंगर्ड बाय दिस। इस वजह से अब जो कैथोलिक स्टेट्स थी वो नाराज़ हो गई। लेड बाय बवारिया दिस स्टेट्स फॉर्म द कैथोलिक लीग टू एक्सपेल द फ्रेडरिक इन द सपोर्ट ऑफ द एम्परर। सो एक तरफ अब प्रोटेस्टेंट यूनियन थी और दूसरी तरफ कैथोलिक लीग थी। अब ये जो वार हो रही थी ये बेसिकली प्रोटेस्टेंट यूनियन और कैथोलिक लीग के दरमियान थी, जो 30 ईयर्स वार थी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जंग थी इट वाज लेस अबाउट रिलीजन, और ये ज़्यादा किस चीज़ के बारे में थी, इट वाज मोर ऑफ ए कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्रांस हैब्सबर्ग राइवलरी फॉर यूरोपियन पॉलिटिकल प्री एमिनेंस। यानी यूरोपियन पॉलिटिकल डोमिनेशन के लिए ये फ्रांस और हैब्सबर्ग के दरमियान एक राइवलरी थी, एक दुश्मनी थी, एनमिटी थी। स्वीडन जो कि एक मेजर मिलिट्री पावर है, इसने इंटरवीन किया 1630 में अंडर द ग्रेट जनरल गुस्ताव्स एडोल्फस एंड स्टार्टेड द फुल स्केल ग्रेट वार ऑन द कॉन्टिनेंट। स्पेन ने इस जो है वो डच रेबल्स को क्रश करने के लिए नीदरलैंड के अंदर और डच रिपब्लिक को क्रश करने के लिए स्पेन ने भी इंटरवीन किया अंडर दी प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग देयर डायनेस्टिक हैब्सबर्ग अलाय ऑस्ट्रिया। यानी ऑस्ट्रिया की मदद करने के बहाने से स्पेन ने भी इसमें इंटरवीन किया। नो लॉन्गर एबल टू टॉलरेट द एनसर्कलमेंट ऑफ द टू मेजर हैब्सबर्ग पावर्स ऑन इट्स बॉर्डर्स, कैथोलिक फ्रांस एंटर्ड द कोलेशन ऑन द साइड ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स टू कंट्रोल द हैब्सबर्ग। सो एक कोलेशन टाइप वार शुरू हो गई, यानी कुछ जो स्टेट्स थी वो प्रोटेस्टेंटिज्म को सपोर्ट कर रही थी और कुछ जो थी वो कैथोलिक्स को सपोर्ट कर रही थी। इस 30 साला जंग ने पूरे जो रीजन है उसे डिवेस्टेट कर दिया, उसे तबाह व बर्बाद कर दिया। वहाँ पर कहत और कई तरह की जो डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, वो बढ़ी। पॉपुलेशन जो थी जर्मन के और इटालियन सिटी स्टेट्स की वो काफ़ी हद तक कम हो गई, कुछ बीमारियों की वजह से मार गए और कुछ इन जंगों की वजह से मार गए। द क्राउन ऑफ बोहेमिया एंड द सदर्न नीदरलैंड्स, यानी इन सारे इलाकों की जो अंदर बदहाली थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई। द वार आल्टर्ड द प्रीवियस पॉलिटिकल आर्डर ऑफ द यूरोपियन पावर्स, और यूरोपियन पावर्स का जो प्रीवियस पॉलिटिकल आर्डर था वो भी तकरीबन सारा तब्दील हो गया था। बोर्बन फ्रांस का राइज हो रहा था। जो हैब्सबर्ग एम्बिशन था, यानी हैब्सबर्ग की जो डोमिनेशन थी वो कम हो रही थी। एंड द असेंडेंसी ऑफ स्वीडन एज अ ग्रेट पावर, और जो स्वीडन था वो भी ग्रेट पावर के तौर पर एमर्ज हो रहा था। सो इन सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने एक न्यू बैलेंस ऑफ पावर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में क्रिएट किया। With France emerging from the war, strengthened and increasingly dominant in the later part of the 17th century. अब अगर हम दूसरे मेजर इवेंट को देखें, पॉलिटिकल इवेंट को, दैट वाज 80 ईयर्स वार। ये 80 ईयर्स वार स्पेन और डच रिपब्लिक्स के दरमियान थी। ये 1568 से लेकर 1648 तक चलती रही। It was a revolt of the 17 provinces against the political and religious hegemony of Philip II of Spain. यानी स्पेन के जो 17 प्रोविंसेस थे वो फिलिप II की जो हेजेमनी थी, रिलीजियस और पॉलिटिकल डोमिनेशन, उसके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। द सॉवरन ऑफ द हैब्सबर्ग नीदरलैंड। आफ्टर द इनिशियल स्टेजेस फिलिप II ने अपनी आर्मीज़ को डिप्लॉय किया और तकरीबन सारे जो रिबेलिंग प्रोविंसेस थे जहाँ पे बगावत उभर रही थी उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन एग्जाइल्ड जो विलियम था उसकी लीडरशिप के अंडर द नॉर्दर्न प्रोविंसेस कंटिन्यूड देयर रेजिस्टेंस। उन्होंने अपनी जो मज़ाहमत थी, जो फाइट थी, वो जारी रखी और आखिरकार वो हैब्सबर्ग आर्मीज़ को बाहर निकालने में कामयाब हो गए और 1581 में उन्होंने रिपब्लिक ऑफ द सेवन यूनाइटेड नीदरलैंड्स
कायम कर ली। द वार कंटिन्यूड इन अदर एरियाज़, बाकी इलाकों में जो जंग थी वो जारी रही, अगरचे जो हार्ट ऑफ द रिपब्लिक था वो अब उसे यानी कोई उस तरह से ख़तरा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपनी अब रिपब्लिक कायम कर ली थी। आफ्टर ए 12 ईयर ट्रूस यानी 12 साल की मकामी जो जंग बंदी है, उसके बाद दोबारा से जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो 1619 में शुरू हो गई, और उस वक़्त जो है वो 30 ईयर्स वार बिटवीन कैथोलिक स्टेट्स एंड प्रोटेस्टेंट स्टेट्स भी चल रही थी। चूँकि जो स्वीडन था उसने ओज़नाब्रुक को प्रेफर किया कॉन्फ्रेंस वेन्यू के तौर पे, इट्स पीस नेगोशिएशंस विद द होली रोमन एम्पायर इंक्लूडिंग द अलाइज ऑफ बोथ साइड्स टुक प्लेस इन ओज़नाब्रुक। सो ये जो पीस नेगोशिएशन है ये ओज़नाब्रुक में हुआ। द एम्पायर और उसका जो अपोनेंट फ्रांस था, इंक्लूडिंग द अलाइज ऑफ ईच, यानी दोनों पार्स के जो अलाइज कंट्रीज़ थे, जो उनके अलाइड फ्रेंड्स थे, जो उनके पार्टनर्स थे, एज वेल एज द रिपब्लिक ऑफ द सेवन यूनाइटेड नेदरलैंड्स एंड इट्स अपोनेंट स्पेन नेगोशिएटेड इन मॉन्स्टर, और उन्होंने मॉन्स्टर के अंदर नेगोशिएशंस की। इसीलिए जब भी हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया को पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ ट्रीटीज़ विच टुक प्लेस इन ओज़नाब्रुक एंड मॉन्स्टर। द पीस नेगोशिएशंस हैड नो एग्जैक्ट बिगिनिंग एंड एंडिंग, यानी हम एग्जैक्ट डेज डिफाइन नहीं कर सकते कि इस डेज़ को ये पीस नेगोशिएशंस प्रोसेस शुरू हुआ और इस डेट को ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो 109 डेलीगेशंस थे ये कभी प्लानरी सेशंस में यानी पैरेलल सेशंस में कभी इनकी मीटिंग्स या इनके नेगोशिएशंस नहीं हुए, बल्कि ये 1643 से 1646 के दरमियान ये वहाँ पे पहुँचते रहे और 1647 और 1649 के दरमियान ये वहाँ से जाते रहे। पीस वेस्टफैलिया ट्रीटी के मुताबिक जितनी भी पार्टीज़ थीं, चाहे वो जो 7 रिपब्लिकन थी, 7 यूनाइटेड नेदरलैंड्स, रिपब्लिक ऑफ द 7 यूनाइटेड नेदरलैंड थी, जर्मनी स्पेन था, या फिर डच रिपब्लिक थी, ये कहा गया कि इन विच ईच प्रिंस वुड हैव द राइट टू डिटरमन द रिलीजन ऑफ हिज ओन स्टेट, यानी हर एक जो प्रिंस है या क्राउन है उसे अपनी स्टेट का रिलीजन तय करने का इख्तियार होगा। क्रिश्चियंस लिविंग इन द प्रिंसिपैलिटीज़ वेयर देयर डिनोमिनेशन वाज नॉट द established church were granted the right to practice their faith in public during allotted hours, यानी उन allotted hours के अंदर वो अपनी religious practices को प्रैक्टिस कर सकते थे, एंड इन प्राइवेट एट देयर विल। द डेलीगेट्स आल्सो रिकॉग्नाइज द एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी ऑफ ईच पार्टी ओवर इट्स लैंड, पीपल एंड एजेंट्स अब्रॉड। अब यहाँ से ही जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो भी एमर्ज हुआ, और जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भी एमर्ज हुआ कि हर एक जो स्टेट है उसकी अपनी टेरिटरी, अपनी मासेस, और जो उसके सिटीजन्स इन अदर कंट्रीज़ हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, उन सब के ऊपर उस स्टेट की एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी होगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वार लाइक एक्ट्स ऑफ एनी ऑफ इट्स सिटीजन्स आर एजेंट्स। मल्टीपल जो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स हैं वो भी इस ट्रीटी में की गई, और उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो थी रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ स्विट्ज़रलैंड फ्राम द होली रोमन एम्पायर। उससे पहले जो स्विट्ज़रलैंड था दैट वाज नॉट अ सॉवरेन स्टेट, रादर इट वाज द पार्ट ऑफ होली रोमन एम्पायर, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के नतीजे में जो स्विट्ज़रलैंड है दैट बिकेम अ सेपरेट कंट्री, दैट बिकेम अ सेपरेट स्टेट। And secondly, the expansion of the territories of France, Sweden, Brandenburg, Prussia, the independence of the city of Bremen was clarified, और इसके अलावा जो बैरियर्स थे ट्रेड और कॉमर्स के उनको भी जो कि ड्यूरिंग वार इस्टेब्लिश किए गए थे उनको भी अबॉलिश किया गया, एंड अ डिग्री ऑफ फ्री नेविगेशन वाज गारंटीड ऑन द राइन, और राइन लैंड में जो फ्री नेविगेशन है वो भी प्रोवाइड की गई इन ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। अब अगर हम इसकी लेगेसी को डिस्कस करें, द पीस ऑफ वेस्टफैलिया एस्टैब्लिश द प्रेसिडेंट ऑफ पीस रीच्ड बाय डिप्लोमेटिक कांग्रेस एंड अ न्यू सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर इन यूरोप बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ को एग्जिस्टिंग सॉवरेन स्टेट्स, कि जो सॉवरेन स्टेट्स हैं दे कैन को एग्जिस्ट विद ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं, और जो इश्यूज़ हैं दे शुड बी सॉर्टेड आउट बाय यूजिंग डिप्लोमेटिक मीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग वार, यानी वार इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन टू रीच
reach any conclusion and to sort out the differences. Rather, diplomatic means are less expensive and they are more preferred means to sort out these conflicts. Either they are interstate conflicts or they are the intrastate conflict. So हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है इसने डिप्लोमेसी का एक नया जो चैप्टर है ह्यूमन हिस्ट्री में वो ओपन किया. इंटरस्टेट एग्रेशन वाज टू बी हेल्ड इन चेक बाय अ बैलेंस ऑफ पावर. इंटरस्टेट यानी दो स्टेट्स की आपस में जो एग्रेशन थी उसे भी काफ़ी हद तक उसके ऊपर चेक रखा गया बैलेंस ऑफ पावर को एस्टेब्लिश करते हुए. ए नाम वाज एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन अनदर स्टेट्स डोमेस्टिक अफेयर नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी. और पहले भी हमने ये बात की है कि वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी क्या थी कि एवरी स्टेट हैज़ इट्स एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी ओवर इट्स लैंड, territory, people and its citizens who are working in abroad. This principle of international law presumes that each state has sovereignty over its territory and domestic affairs to the exclusion of all external powers. यानी जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनको एक्सक्लूड करते हुए एक जो स्टेट है उसका अपनी टेरिटरी और अपने डोमेस्टिक अफेयर्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होगा और उससे किसी दूसरी स्टेट के साथ की कोई इंस्ट्रक्शंस लेने की वो बाउंड नहीं होगी. On the principle of non-interference in another country's domestic affairs and that each state is equal in international law. लेकिन याद रखिए कि ये जो इक्वालिटी ऑफ सॉवरेन स्टेट्स है इसको वेस्टफेलियन ट्रीटी में तो ये चीज़ कहा गया कि ऑल स्टेट्स आर इक्वली सॉवरेन. लेकिन जॉर्ज ऑरवेल का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखें कि सम स्टेट्स आर मोर इक्वल एंड सम स्टेट्स आर लेस इक्वल. क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेट की जो पोजीशन है उसकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पोजीशन है वो डिसाइड करेगी कि हाउ मच दैट स्टेट इज़ मोर इक्वल. जैसे हम अगर पाकिस्तान और यूएस को कंपेयर करें तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के इस प्रिंसिपल के मुताबिक दे बोथ आर द सॉवरेन स्टेट्स एंड देयर सॉवरेनिटी इज़ इक्वल. लेकिन हम देखें कि पाकिस्तान जो है वो अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले रहा है लाइक IMF. तो क्यों हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर वीक इकानमी, आवर इनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम. और इसी वजह से जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग इकानमी है, जिनके स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. और इन हाउ आप ये भी कह सकते हैं कि जो न्यो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस हैं वो स्टिल कंटिन्यूड हैं इन दिस वे. As the European influence spread across the globe, these Westphalian principles, especially the concept of sovereign states, became central to international law and to the prevailing world order. एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है दैट वाज यूरोप सेंट्रिक ट्रीटी. यह यूरोप सेंट्रिक ट्रीटी थी. इसके अंदर कोई एशियन या अफ्रीकन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे. लेकिन जो प्रिंसिपल्स एमर्ज हुए फ्रॉम दिस ट्रीटी वो बाद में इंटरनेशनल लॉ का भी कोर बन गए और बाकी जो स्टेट्स थी उनके एस्टेब्लिशमेंट के भी बेसिक फीचर्स बन गए. आफ्टर द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन पावर was seen as unipolar with the US in absolute control. Though nuclear proliferation and the rise of Japan, the European Union, the Middle East, China and a resurgent Russia have begun to recreate a multipolar political environment. यानी ये अब जो नई emerging powers हैं इनकी वजह से जो unipolarity है, now that unipolarity has become multipolarity. Instead of a traditional balance of power, interstate aggression may now be checked by preponderance of power, a sharp contrast to the वेस्टफेलियन प्रिंसिपल. कि अब जो इंटरस्टेट एग्रेशन है उसे प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है, जबकि जो वेस्टफेलियन प्रिंसिपल है उसमें इंटरस्टेट एग्रेशन को बैलेंस ऑफ पावर के ज़रिए से कंट्रोल किया जा रहा था. सो वेस्टफेलियन ट्रीटी ने 30 ईयर्स वार को ख़त्म किया, 80 ईयर्स वार को ख़त्म किया, ऑल स्टेट्स आर इक्वली सॉवरेन ये कॉन्सेप्ट दिया, सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया और स्टेट्स को ये राइट दिया कि उनके जो रूलर्स हैं वो उनके लिए रिलीजन तय कर सकते हैं. दैट वाज ऑल अबाउट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.